3 से 4 तब्दीलियां की जाएंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो 3 से 4 कौन सी तब्दीलियां होंगी। अब्दुल्ला शफी के अलावा सरफराज अहमद की टीम में जगह भी किसी हद तक खतरे से दो चार दिखाई दे रही है। कैप्टन शान मसूद वाइस कैप्टन। अगर हम आखिरी दो सीरीज़ जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टेस्ट मैचेस हैं, बांग्लादेश के खिलाफ अपने ही मुल्क में 2 टेस्ट मैचेस हैं, तो इन 2 टेस्ट सीरीज़ के 5 टेस्ट मैचों में अगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों की कारकर्दगी पर निगाह डालें, शाहीन अफरीदी और बाबर आजम टेस्ट फॉर्मेट के एतबार से एक जैसे हैं। लेकिन अगर शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया जाए तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान इसी हफ्ते होना है। और इसके लिए जो मीडिया पर ख़बरें आ रही हैं, जो ज़राए बता रहे हैं कि 3 से 4 तब्दीलियां की जाएंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो 3 से 4 कौन सी तब्दीलियां होंगी और किन प्लेयर्स को बाहर बिठाया जाएगा। अब्दुल्ला शफी के अलावा सरफराज अहमद की टीम में जगह भी किसी हद तक खतरे से दो चार दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम जायज़ा लेते हैं कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की गुज़श्ता होम सीरीज़ थी, उसमें पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर शामिल थे। उनमें कैप्टन शान मसूद वाइस कैप्टन, सऊद शकील के अलावा आमिर जमाल थे, लेकिन आमिर जमाल को फ़िटनेस की वजह से बाहर कर दिया गया था। हो सकता है कि वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वापस आ जाएँ। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी, ये पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल थे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि किन प्लेयर्स को टीम से निकाला जाएगा। अगर हम आखिरी 2 सीरीज़ जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टेस्ट मैचेस हैं, बांग्लादेश के खिलाफ अपने ही मुल्क में 2 टेस्ट मैचेस हैं, तो इन 2 टेस्ट सीरीज़ के 5 टेस्ट मैचों में अगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों की कारकर्दगी पर निगाह डालें, तो मासवाए मोहम्मद रिजवान के एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कारकर्दगी के एतबार से, यानी कि मेरिट पर, पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होने के काबिल हो। हाँ, माजी का रिकॉर्ड या उसके सीनियर होने की वजह से उसे मौका दिया जाए तो अलग बात है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इन 2 सीरीज़ में मोहम्मद रिजवान के अलावा किसी भी खिलाड़ी ने 35 प्लस की एवरेज के साथ रन्स नहीं किए। हत्ता कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसने रिजवान के अलावा जिसने 30 से ज़्यादा एवरेज के साथ रन्स किए हैं, और वो सलमान अली आगा हैं जिनकी 32 की एवरेज है। इन 2 सीरीज़ में मोहम्मद रिजवान ने 69.57 की एवरेज के साथ रन्स किए हैं। शान मसूद की 28 की एवरेज रही है, दूसरे टॉप स्कोरर हैं। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि कोई भी दूसरा पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के अलावा 290 रन्स की हद पार नहीं कर सका 2 टेस्ट सीरीज़ के 5 टेस्ट मैचों में, जबकि मोहम्मद रिजवान ने लगभग 500 रन्स किए हैं, 487 रन कर चुके हैं। आगा सलमान ने 261 रन्स किए हैं, 32 की एवरेज है। सऊद शकील 251 रन्स किए हैं, 141 रन समेत, यानी कि बाकी जो 10 इनिंग्स में से 9 इनिंग्स के लिए हैं, उनमें वो बामुश्किल 111 रन्स कर सके हैं। उनकी 25 की एवरेज है। बाबर आजम की कारकर्दगी इससे भी बुरी है, 190 रन कर सके 10 इनिंग्स में, एक भी 50 शामिल नहीं है। हत्ता कि 2023 से अब तक वो टेस्ट फॉर्मेट में एक भी 50 नहीं बना सके हैं, और उनकी जो एवरेज है वो 20 रन फी इनिंग से नीचे है। 19 की एवरेज है, जो कि पाकिस्तान के तमाम स्पेशलिस्ट बैट्समैनों में अब्दुल्ला शफीक के बाद दूसरी कम तरीन एवरेज है। साइम अयूब की कारकर्दगी वैसे तो अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन कम से कम 2 50 बनाई हैं। और अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी तो बिल्कुल ख़राब रही है। 10 इनिंग्स में सिर्फ 152 रन किए हैं, 1 50 की है, 15 की एवरेज है। आमिर जमाल की एवरेज इनसे लगभग डबल है, वो सिर्फ एक सीरीज़ खेले थे दौरा ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद इमामुल हक, उनकी कारकर्दगी भी बेहतर नहीं है, 23.5 सिफर उनकी एवरेज है। सरफराज अहमद को इन 2 सीरीज़ में सिर्फ 2 इनिंग्स खेलने का मौका मिला, जिसमें वो सिर्फ 7 रन कर सके, एक में 4 और दूसरी इनिंग्स में वो 3 रन बनाकर आउट हुए। तो इस सूरत हाल के बाद अब बल्लेबाजों में साफ दिखाई दे रहा है कि अब्दुल्ला शफीक की जो जगह है वो ख़तरे से दो चार है।
हो सकता है कि मोहम्मद हुरैरा को भी बगैर चांस दिए एक बार फिर स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाए, या फिर मुमकिन है उन्हें कंटिन्यू किया जाए। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस रही है चैम्पियंस कप में, यहाँ बदकिस्मती तो ये है कि हम वाइट बॉल लिस्ट ए मैच की कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने टेस्ट स्क्वाड को देख रहे हैं कि किस प्लेयर की कारकर्दगी वनडे फॉर्मेट के इवेंट में बेहतर है, उसको मौका दिया जाए। ये जो होती है 4 रोज़ा परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टेस्ट स्क्वाड की सिलेक्शन होती है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ हर चीज़ उल्टी है। लेकिन बहरहाल चूँकि मोहम्मद हुरैरा की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है चैम्पियंस कप में भी, और पाकिस्तान टीम में तो खैर मौका नहीं मिला, उनकी जगह को भी ख़तरा लाहक है। अब्दुल्ला शफीक जो पाकिस्तान टीम के लिए भी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं चैम्पियंस कप में, अब तक उनकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है, उनकी जगह को भी ख़तरा लाहक है। उसके अलावा सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले हैं, वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उनका कम बैक हुआ था, बड़ी शानदार सीरीज़ खेली थी, हर इनिंग्स में यानी चारों इनिंग्स में 50+ रन किए थे। और दौरा श्रीलंका में वो नाकाम हुए, दौरा ऑस्ट्रेलिया में उन्हें एक मैच मिला, आखिरी 3 मैचों में वो नाकाम रहे हैं। लेकिन उन्हें लगता ऐसा है कि चैम्पियंस कप में भी वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, और शायद मेंटोर इसीलिए बनाया गया था कि वो ख़ुद का कैरियर देख सकें कि उनका जो कैरियर है अब किस तरफ जा रहा है। मेंटोर बनाने का मकसद शायद उन्हें लॉलीपॉप देना भी था, थोड़ा सा उन्हें गुस्सा भी ठंडा करना था, 50 लाख तनख्वाह भी मिल रही है। तो इस वजह से अब लगता है ऐसा है कि शायद सरफराज अहमद के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला लिया जाएगा। तो ये मेरा तज़िया है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन ये अब्दुल्ला शफीक और सरफराज अहमद की जगह तो ख़तरे में है ही है। इसके अलावा मोहम्मद हुरैरा की जगह है, उसके ऊपर भी सोचा जा सकता है, शायद उन्हें भी कंटिन्यू ना किया जाए। अब उसके बाद आ जाते हैं अच्छा, अब्दुल्ला शफीक की जो कारकर्दगी चैम्पियंस कप में अब तक रही है, 4 इनिंग्स में सिर्फ 89 रन कर सके हैं, 22 की एवरेज है, 71 का स्ट्राइक रेट है। तो ये कारकर्दगी किसी भी ओपनिंग बैट्समैन के शान शान नहीं है। जब कोई खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में भी नाकाम हो रहा है, डोमेस्टिक इवेंट में भी रन्स नहीं कर पा रहा, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसके लिए टीम में जगह बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर बॉलर्स की बात करें तो फास्ट बॉलर्स में मोहम्मद अली की जो पोजीशन है टीम में, स्क्वाड में, वो शदीद ख़तरे से दो चार है। शायद मोहम्मद अली को पाकिस्तान टीम में कंटिन्यू ना किया जाए। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उनकी जगह हो सकता है कि आमिर जमाल वापस आ जाएं, या स्पिनर नोमान अली को एक बार फिर मौका दिया जाए, जिसने गुज़श्ता सीरीज़ में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, और अब दौरा श्रीलंका जो कि उनका आखिरी टूर था, उसकी आखिरी इनिंग्स में कैरियर बेस्ट इन्हें बॉलिंग का कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। टॉप विकेट टेकर थे सीरीज़ के, और उसके साथ साथ आखिरी इनिंग्स में 70 रन देकर 7 विकेटें हासिल की थीं और पाकिस्तान की फ़तह में कलीदी किरदार अदा किया था। हो सकता है कि उन्हें कॉल की जाए, लेकिन उम्र की वजह से पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट समझती है कि नोमान अली का टाइम गुजर चुका है, तो हम किसी और स्पिनर को ट्राई करते हैं। हो सकता है कि ज़ाहिद महमूद भी वापस आ जाएं, या फिर मेहरान मुमताज़ हैं। तो ज़ाहिद महमूद ने चूँकि चैम्पियंस कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अब तक, तो हो सकता है कि उनका कम बैक हो जाए, क्योंकि विकेटें हासिल करने की जो एबिलिटी है उनकी वो कहीं गुना ज़्यादा है। गो के लाइन और लेंथ का उनका मसला ज़रूर है, लेकिन कम से कम वो विकेटें हासिल करते हैं, और इसी वजह से उन्हें शायद पाकिस्तान टीम में कॉल की जाए। अब बॉलर्स की बात करते हैं, तो आखिरी 2 सीरीज़ में देख लें तो शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी भी खातिर खा नहीं है। जिन बॉलर्स ने पाकिस्तान के लिए 3 या ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं आखिरी 2 सीरीज़ में, उनमें सबसे जो बदतरीन एवरेज है वो शाहीन अफरीदी की है। शाहीन अफरीदी और बाबर आजम टेस्ट फॉर्मेट के एतबार से एक जैसे हैं। परफॉर्मेंस के एतबार से ना बाबर आजम ने कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है 2023 से अब तक, और ना ही शाहीन शाह अफरीदी ने हालिया अरसे में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन नाम की वजह से शायद दोनों ही पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किए जाएंगे। लेकिन अगर शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया जाए तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि उन्हें जो आखिरी टेस्ट मैच था बांग्लादेश के ख़िलाफ़, उसमें भी उन्हें आराम दिया गया था। हो सकता है कि पहले अगर 2 टेस्ट मैचेस के लिए या 1 टेस्ट मैच के लिए ऐलान होता है तो शायद बाबर आजम को भी आराम दिया जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट इतना बड़ा फ़ैसला नहीं करेगी जो मुझे लगता है। लेकिन बहरहाल इस अरसे में शाहीन अफरीदी ने 10 विकेटें ज़रूर हासिल की हैं, लेकिन फ़ी विकेट के लिए लगभग 43 रन दिए हैं। और उसके बाद जो दूसरी बदतरीन एवरेज है वो स्पिनर साजिद खान की थी, लेकिन उन्होंने 40 रन दिए थे। अच्छा, मीर हमज़ा की कारकर्दगी खासी बेहतर है लेफ़्ट आर्म में, और 24 रन फ़ी विकेट के बदले उन्हें 10 विकेटें हासिल की हैं,
तीसरे टॉप स्कोरर हैं मुश्तरका तौर पर। आखिरी 2 सीरीज़ में आमिर जमाल ने सिर्फ एक सीरीज़ खेली थी, ऑस्ट्रेलवी कंडीशंस में बड़े कामयाब रहे थे, लेकिन अहम बात यह है कि चैम्पियंस कप में वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। लेकिन चूँकि टेस्ट फॉर्मेट में उनकी कारकर्दगी बेहतर रही है तो शायद उन्हें मौका दे दिया जाए। अब ये जो प्लेयर्स हैं इसमें आगा सलमान ने 6 विकेट हासिल की हैं, नसीम शाह को सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। तो यहाँ पर देखा जाए तो मासिवाय आमिर जमाल के किसी भी पाकिस्तानी बॉलर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी है आखिरी 2 सीरीज़ में। इसलिए ये सेलेक्टर्स के ऊपर मुनहसर होगा कि वो किस तरह अपना बॉलिंग अटैक तैयार करते हैं, जिसमें शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और आमिर जमाल तो होंगे। मीर हमज़ा की सिलेक्शन 50-50 हो सकती है। अलबत्ता इब्रार अहमद के साथ किसी एक और स्पिनर को टीम में शामिल किया जा सकता है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान का स्क्वाड इसी हफ्ते उसका ऐलान हो जाएगा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए। अब देखना ये है कि पाकिस्तान टीम जो मैंने तब्दीलियाँ बताई हैं यही तब्दीलियाँ होती हैं या इससे कुछ हट कर भी आपको सरप्राइज़ देखने को मिलता है।